गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की हमारी जो क्लास थी हमने डिस्कशन कर लिया था शिवाजी के जो प्रारंभिक जो आक्रमण थे बीजापुर रियासत के विरुद्ध। हमने उनका जो कल की क्लास में था डिस्कशन कर लिया। आज जो हमारी क्लास है उसी के आगे की कंटिन्यूटी में हम पढ़ेंगे। हमने कल शिवाजी के जितने भी हमने देखे थे कि जो अभियान थे उन अभियानों को मुख्यतः हमने शिवाजी के अभियानों को हमने मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया था। तीन भागों में विभाजित किया था। यह विभाजन हमने अपनी अध्ययन की सुविधा के अकॉर्डिंग किया था। तो अगर हम अगर बात करें इन विभाजनों को, तो हमने कुछ वर्षों के आधार पर विभाजन किया था। जो पहला विभाजन था हमारा वो था 1627 से 1659 ईस्वी। दूसरा जो विभाजन था वो हमारा 1659 से 1674 ईस्वी तक की घटनाओं का विभाजन था। और जो अंतिम विभाजन था वो 1674 से ईस्वी से 1680 ईस्वी तक का विभाजन था। तो कल की क्लास के अंदर हमने इनके जो पहला जो आक्रमणों का जो पहला अभियान था उसके बारे में हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया था। कल की क्लास के अंदर हमने जब डिस्कशन किया था तो लास्ट हमने बात की थी कि हमने देखा था कि शिवाजी ने जावली का दुर्ग जीता था। जावली का दुर्ग जीता। किससे जीता? मराठा सरदार है चंद्रराव मौर्य, जिसकी शिवाजी के द्वारा हत्या कर दी गई और ये जावली का दुर्ग हस्तगत कर लिया गया। अब जैसे ही जावली का दुर्ग हस्तगत किया गया तो हमने देखा था कि बीजापुर के सुल्तान इस चीज़ से काफ़ी चिंतित था। बीजापुर का सुल्तान कुछ नाराज होता है, चिंतित होता है। और इसी समय उसका जो सबसे प्रमुख सेना नायक है अफजल खान, वह ये घोषणा करता है कि मैं शिवाजी को बड़ी आसानी से पकड़कर आपके सामने लेके आ जाऊंगा। लेकिन हमने देखा था कि शिवाजी बड़ी ही चतुराई से अफजल खान की हत्या कर देते हैं और इस तरीके से अफजल खान का पतन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब बीजापुर रियासत के सुल्तान ने अपना प्रयास किया और इस प्रयास के अंदर सबसे पहले उसने अपने सेनानायक को खो दिया, तो जाहिर सी बात है मुगल भी क्या करेंगे, अपना प्रयास करेंगे और किसी न किसी तरीके से शिवाजी को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। अब अगर बात करूं मैं कल की घटनाओं से थोड़ी आगे की, और हम अगर बात करें तो हमारे सामने आता है एक और घटना आती 1657 ईस्वी की कुछ घटनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब 1657 के अंदर देखिए, भारतीय इतिहास के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जिसके अंदर मुगल उत्तराधिकारी जो संघर्ष था वो प्रारंभ हो जाता है। ये जो मुगल उत्तराधिकारी जो संघर्ष प्रारंभ होता है, इसी संघर्ष के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी जो मुगल राजकुमार हैं वो अलग अलग जगहों से अपने आप को बादशाह घोषित करने के लिए आगरा की तरफ बढ़ते हैं। इसी के तहत दक्षिण के अंदर से औरंगजेब उत्तर की तरफ बढ़ता है, उत्तर की तरफ जाता है और इसी का फायदा उठाते हैं कौन? शिवाजी। और शिवाजी कोंकण प्रदेश को विजित कर लेते हैं। इस विजय के अंदर शिवाजी कल्याण, भिवंडी, माहुल,
जैसे प्रमुख दुर्गों पर अधिकार कर लेते हैं, जैसे प्रमुख दुर्गों पर अधिकार कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, कर लेते हैं। जब इनके ऊपर अधिकार कर लेते हैं तो शिवाजी के द्वारा कल्याण तथा भिवंडी नामक स्थानों पर नौसेना का निर्माण करवाया जाता है। नौसेना का निर्माण, जब अतः यहाँ पर नौसैनिक अड्डों का निर्माण कर दिया जाता है और इस तरीके से शिवाजी अपनी नौसेना को भी तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी के जीवन के जो प्रमुख अभियान हैं, उन अभियानों के अंदर हम दूसरे फेज की बात करते हैं। पहले की हमने डिस्कशन कर लिया, अब शिवाजी की जो प्रमुख अभियान है उसके दूसरे अभियान की तरफ अगर मैं बात करूं तो इसका समय है 1659 से 1659 ईस्वी से 1659 ईस्वी से 1674 ईस्वी। अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर हम देखें तो शिवाजी के द्वारा जो प्रमुख अभियान किए गए उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि बीजापुर के सुल्तान ने भी अपने एक बड़े सेनापति अफजल खां को खो दिया था और शिवाजी के खिलाफ अपने इस अभियान में पूरी तरीके से विफल रहे थे। तो इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप मुगलों के अंदर भी उनके अंदर भी क्या है, इस चीज़ को जो ये एक चिंता का विषय बन गया था और इस चिंता के विषय को दूर करने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा, औरंगजेब का मामा शाहिस्ता खान को दक्षिण की सूबेदारी दे दी जाती है। दक्षिण की सूबेदारी दे दी जाती है और शिवाजी को पराजित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इन्हें भेजा जाता है। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम बीजापुर के सुल्तान के साथ समझौता कर लिया जाता है, समझौता कर लिया जाता है। इस समझौते के तहत यह गठबंधन तैयार होता है और इस गठबंधन के तहत मुगलों के द्वारा पूना, चाकन, कोंकण आदि स्थानों को जीत लिया जाता है। और यह जो समय था, ये अगर मैं बात करूं इनका जो शाइस्ता खान का जो समय है, अगर दक्षिण के अंदर देखा जाए तो 1659 ईस्वी से 1663 ईस्वी, इस टाइम ड्यूरेशन तक इनके द्वारा ये सारे स्थान जो है मराठों से छीन लिए जाते हैं और अपना जो है नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। अब इसी समय क्या होता है कि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के कारण जो शाइस्ता खान है वह पूना के अंदर रुक जाते हैं, पूना के अंदर ठहर जाते हैं, पूना के अंदर ठहर जाते हैं। इसी समय शिवाजी के द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया जाता है और शिवाजी उचित अवसर देखकर 15 अप्रैल
1664 के दिन रात्रि के समय एक बारात तैयार करते हैं। बारात तैयार करते हैं और इस बारात में 400 बाराती तैयार हो जाते हैं, जो कि शिवाजी की सेना के कुशल योद्धा थे। इन योद्धाओं को लेकर शिवाजी शाइस्ता खान के महल तक पहुंच जाते हैं। महल तक पहुंच जाते हैं। और महल तक पहुंचने के बाद शिवाजी के द्वारा रात्रि के समय महल पर आक्रमण कर दिया जाता है। इस आकस्मिक आक्रमण से मुगल सेना हक्की बक्की हो जाती है और अव्यवस्थित होकर सारे सैनिक अस्त व्यस्त होकर महल से भागने का, अपनी अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास के अंदर शाइस्ता खान भी जाहिर सी बात है अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। तो शाइस्ता खान भागते हैं, परंतु उनकी हाथ का अंगूठा व कुछ उंगलियां शिवाजी के वार से कट जाते हैं। शाइस्ता खान का पुत्र अब्दुल फतेह खान तथा मुगल सेना नायक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो ये जो आक्रमण था, यह मुगलों के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था कि इनके सेना नायक की इस तरीके से, बुरी तरीके से ये दुर्गति करके शिवाजी के द्वारा इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। और जब औरंगजेब को इस घटना के बारे में पता चलता है तो औरंगजेब शाइस्ता खान को बंगाल स्थानांतरित कर देता है। तथा दक्षिण में अपने पुत्र मुआज़म को नियुक्त करता है। अब इस तरीके से जो है औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता है। और इस पहली चुनौती के अंदर हम देखते हैं कि शिवाजी पूरी तरीके से सफल हुए और मुगलों की प्रतिष्ठा को भी काफ़ी धक्का भी लगा और सैन्य नुकसान भी काफ़ी सारा वहाँ हुआ। इस लूट के अंदर, इस हमले के अंदर, आक्रमण के अंदर शिवाजी को बहुत सारी धन संपदा भी प्राप्त हुई। आगे हम देखते हैं इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर शिवाजी के द्वारा 8 जनवरी 1664 ईस्वी को सूरत पर आक्रमण किया जाता है। सूरत पर आक्रमण। इस आक्रमण में सूरत का सूबेदार इनायत खान था।
अब जैसे ही आक्रमण हुआ शिवाजी का, तो इनायत खान अपनी जान की रक्षा करने के लिए जो सूरत का दुर्ग है उसके अंदर शरण लेता है। और शिवाजी के द्वारा सूरत के सेठ साहूकारों को लूटा जाता है। लूटा जाता है। इस लूट के अंदर शिवाजी को 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त होती है। संपत्ति प्राप्त, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। और परंतु ध्यान देने योग्य एक बात है कि शिवाजी के द्वारा मुगलों को लूटा गया, सेठ साहूकारों को लूटा गया, लेकिन सूरत में स्थित अंग्रेज व डच व्यापारिक कोठियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने बनता है कि शिवाजी के द्वारा जब सूरत की जो प्रथम लूट की गई थी, तो इस लूट में किन व्यक्ति समूह या किन जो व्यापारिक समूहों को नहीं लूटा गया। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर है कि इस समय अंग्रेज व डच व्यापारिक कोठियों को किसी तरह का नुकसान शिवाजी के द्वारा नहीं पहुंचाया गया था। इस समय अंग्रेज व्यापारिक कोठी का जो गवर्नर था उसका नाम था सर जॉर्ज अक्साइडन। ये अंग्रेज गवर्नर था। इस समय कुछ अंग्रेज जो सूरत में स्थित थे, उन्होंने कुछ ऐसी जानकारियां भी दी कि जब शिवाजी ने सूरत को लूटा तो सूरत में स्थित बहुत सी कीमती वस्तुओं को इन्होंने नहीं छुआ, केवल स्वर्ण और जो कीमती धातुओं से संबंधित जो वस्तुएं थी उन्हीं को ही शिवाजी के द्वारा हस्तगत करने का काम किया गया। इस तरीके से सूरत की इस लूट ने औरंगजेब के कान खड़े कर दिए थे और अब औरंगजेब के लिए यह ज़रूरी हो गया था कि शिवाजी को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। इसीलिए औरंगजेब के द्वारा अपने सबसे विश्वस्त सेना नायक सवाई जय सिंह को शिवाजी के लिए दक्षिण के अंदर भेजा गया। सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। हम ये शिवाजी के जीवन के जो द्वितीय है जो भाग है उसको पढ़ रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड इन 1659 से 1674 के बीच की घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्हीं में से ये मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब के द्वारा भेजा गया दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध।
तत्कालीन समय में जो मिर्जा राजा जय सिंह है वो एक काफ़ी निपुण और सफल सेना नायक था। इसने इस अभियान से पूर्व बहुत से ऐसे अभियान किए थे जिनमें मुगलों को बड़ी सफलताएं दिलाने का काम किया था इस व्यक्ति ने। यह व्यक्ति बहुत जो जिसको बोल सकते हैं एक उच्च कोटि का सेना नायक और कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। अब जैसे मिर्जा राजा जय सिंह को यहाँ भेजा गया, मिर्जा राजा जय सिंह दक्षिण में जाते हैं और दक्षिण का मोर्चा संभालते हैं। मोर्चा संभालते ही धीरे धीरे इन्होंने सबसे पहले आरंभ किया शिवाजी के खिलाफ ही आक्रमण अभियान। इस आक्रमण अभियान के तहत हम देखते हैं कि इनके द्वारा शिवाजी के जो दुर्ग हैं उन अलग अलग दुर्गों पर क्या किया जाता है, मुगलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। इसी आक्रमण की कड़ी के अंदर वज्रगढ़ का आक्रमण, वज्रगढ़ का आक्रमण, वज्रगढ़ शिवाजी का प्रमुख दुर्ग है। इस दुर्ग का सेना नायक मुरार बाजी प्रभु हैं। जब मुगल सेना के द्वारा इस पूरे दुर्ग को घेर लिया जाता है और कोशिश की जाती है किसी न किसी माध्यम से इस मुरार बाजी को दुर्ग से बाहर निकाल लिया जाए, बंदी बना लिया जाए और दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाए, लेकिन मुरार बाजी अपने स्वामी के प्रति वफादारी को इस हद तक निभाता है कि अपने प्राणों की आहुति दे देता है, लेकिन जब तक ये जीवित होता है मुगल वज्रगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाते हैं। इस अभियान के अंदर मुरारी बाजी प्रभु के साथ 600 मराठा सेना नायक भी शहीद हो जाते हैं, लेकिन मुगलों को भी काफ़ी सारी सती उठानी पड़ती है। लेकिन फिर भी इस सती को होते हुए भी मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इस अभियान को रोका नहीं जाता और इस अभियान को और आगे बढ़ाया जाता है। ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती है कि शिवाजी मजबूर हो जाते हैं। यह इनके जीवन का पहला ऐसा घटनाक्रम है जब शिवाजी समझौता अपनाते हैं, वरना इनके पूरे जीवन पे अगर हम प्रकाश डालें तो हम पाते हैं शिवाजी ने समझौता ना के बराबर किया हो और हमेशा क्या है, अग्रगामी नीति को ही अपनाया, आक्रामक नीति को ही अपनाया, कूटनीति को ही अपनाया। अब इस वज्रगढ़ अभियान के अंदर इनका जो प्रसिद्ध सेना नायक है मुरारी बाजी शहीद हो जाता है और 600 सैनिक उसके साथ शहीद हो जाते हैं। अगर हम देखें शिवाजी के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में और इनके सहयोगियों के बारे में, तो हम पाते हैं कि मराठा सेना नायक भी अत्यधिक वीर और साहसी थे और इन्होंने शिवाजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग किया है। हम देखते हैं कि शिवाजी के हर दुर्ग के साथ, लगभग अगर हम बात करें तो हर दुर्ग के साथ उनके किसी न किसी सेना नायक की घटना जुड़ी हुई है, जो अपने अथक प्रयास और बलिदान से इतिहास में अपना नाम अंकित करवा देता है। वज्रगढ़ का ये जो सेना नायक है, आगे हम और भी कुछ दुर्गों के साथ जुड़े हुए उनके कुछ सेना नायकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इस तूफानी युद्ध की वजह से वज्रगढ़ पर मुगलों के द्वारा तोपों से और बंदूकों से और जो है घातक हथियारों से इनके ऊपर आक्रमण किया जाता, जिसमें ये इनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरीके से इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। और शिवाजी, हम देखते हैं शिवाजी पुरंदर में मिर्जा राजा जय सिंह से संधि हेतु उपस्थित होते हैं और ये संधि 22 जून 1664 को संपन्न होती है।
वैसे तो इस संधि की शर्तों के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 22 जून 1664। प्रमुख शर्तें। पहली शर्त, शिवाजी के द्वारा अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए जाते हैं। दिए जाते हैं। संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब और अगर तीसरी प्रमुख बात थी इसके अंदर, तो वो ये थी कि शिवाजी मुगलों का बीजापुर के विरुद्ध सहयोग करने का वचन देंगे। सहयोग करने का वचन देंगे। तो अगर देखा जाए तो पुरंदर की संधि की ये कुछ प्रमुख बातें थी, जिनके अंदर हम देखते हैं कि 35 में से 23 किले स्वयं के पास 12 रखते हैं। संभाजी को जो है मुगल दरबार के अंदर 5000 का मनसब देंगे और शिवाजी मुगलों के साथ बीजापुर के विरुद्ध क्या करेंगे, सहयोग देने का काम करेंगे। और इस संधि के साथ ही मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा शिवाजी से आग्रह किया जाता है कि वह आगरा चलें। और शिवाजी इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। तत्कालिक समय में यह एक बहुत बड़ी संधि थी और इस संधि के द्वारा पहली बार शिवाजी को नियंत्रित करने का काम किया गया था। अतः संधि के अकॉर्डिंग और शिवाजी जो मिर्जा राजा जयसिंह के आग्रह के अकॉर्डिंग शिवाजी हम देखते हैं 12 मई एक मिनट 1600 ये जो है 1665 है, आप सही कर लीजिए। 22 जून 1665 पुरंदर की संधि। बारह मई 1667 ईस्वी शिवाजी जयसिंह के साथ मिर्जा राजा जयसिंह के साथ मुगल दरबार में उपस्थित थे। अब मिर्जा
मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर जो शिवाजी मुगल दरबार के अंदर उपस्थित तो भले हो जाते हैं, और इस समय शिवाजी को मनसबदारों की श्रेणी में, पंच हजारी मनसब की श्रेणी में इनको खड़ा कर दिया जाता है। अब मुगल दरबार के अंदर एक व्यवस्था थी जिसके अंदर जो मनसबदार जिस श्रेणी का होता था उस श्रेणी के अंदर ही उसे खड़ा होने का जो है जो उसको व्यवस्था की जाती थी। अब अगर मैं बात की जाए कि पूरे दरबार का सिस्टम क्या होता था, तो पूरे दरबार के अंदर ये सिस्टम ये होता था कि शासक ही सिंहासन पर विराजमान होता था और बाकी जो भी मनसबदार थे उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सारे मनसबदारों को खड़ा रहना पड़ता था अपने अपने मनसब के अकॉर्डिंग, और दरबार के इस पूरे डिसिप्लिन का काम एक अधिकारी करता था, ठीक है, जिसका काम होता था कि जो मनसब है, मनसबदारों को किस मनसबदार को कैसा मनसब देना है और उस मनसबदार को कहाँ खड़ा करना है, यह भी एक मुगल अधिकारी के द्वारा संपन्न किया जाता, जिसकी चर्चा जब मैं आपको मुगल प्रशासन पढ़ाऊंगा तो जो मुगल अधिकारी हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसी व्यवस्था होती थी जिसके अंदर मुगल दरबार के अंदर इस तरह का एक जो सिस्टम था उसको फॉलो किया जाता था। इसके तहत और भी कुछ सिस्टम थे। मुगल दरबार के अंदर जब उपस्थित होते थे तो मुगल दरबार के अंदर सिजदा और तस्लीम जैसे भी कुछ जो थे प्रथाएं थी जिनके अंदर बादशाह का अभिवादन इनके द्वारा किया जाता था, और यह जो अभिवादन था ये सभ्य माना जाता था और हर जो दरबारी वहाँ उपस्थित होता था वो सारे के सारे इस अभिवादन को संपन्न करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। तो मुगल दरबार के अंदर उपस्थित हो गए शिवाजी। अब जैसे ही शिवाजी उपस्थित हुए, शिवाजी को लगा कि जो उनसे भी जो अगर बात की जाए निम्न श्रेणी के जो मराठा सरदार हैं और वो उनसे आगे खड़े हैं, तो इस बात से शिवाजी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और भरे दरबार के अंदर ही मिर्जा राजा जय सिंह को जो भी हैं भला बुरा बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया जाता है और इस आदेश के तहत जो है शिवाजी को पकड़कर हम देखते हैं जयपुर महल आगरा में मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के निर्देशन में या संरक्षण में इनको इस महल के अंदर कैद कर लिया जाता है। कैद, अब यहाँ शिवाजी कैद है और इस कैद में भी शिवाजी अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं, और इस कूटनीति के तहत हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि बीमार होने का बहाना करते हैं। बीमार होने का बहाना, और सिपाहियों को या सैनिकों को फल है, मिठाइयाँ हैं और भी अन्य कुछ वस्तुएं हैं जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनको देने के लिए जो बीमार हो जाते थे, बड़े बड़े शासक बीमार होते तो दान पुण्य करने का काम करते। तो इन्होंने भी कुछ इसी तरह का स्वांग रचने का काम किया, स्वयं को बीमार बताया और बोला कि अब मैं काफ़ी बीमार हूँ और मेरी इच्छा है कि मेरी इस बीमारी में जितने भी जो लोग हैं उनको फल सब्जियाँ जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं उनको दान करूं। और इसी दान प्रक्रिया के अकॉर्डिंग बाहर से बहुत सारी फलों की टोकरियां अंदर मंगाई जाती थी और अंदर इन टोकरियों को लेकर शिवाजी के द्वारा क्या किया जाता था, इनके ऊपर हाथ रख दिया जाता था और फिर ये टोकरियां वापस लेके जाते थे और क्या है गरीब और निर्धन लोगों के अंदर बांट देने का काम किया। तो ये जो प्रोसेस था ये काफ़ी दिन तक चला। तो जब काफ़ी दिन तक ये प्रोसेस चला और जो उनके जो सैनिक थे जो इनकी निगरानी कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे, वो भी अब ऊब से गए थे इस व्यवस्था से, और टोकरियां भी कम नहीं थी। कहीं जिसको हम बोल सकते हैं 400, 500
कभी कभार तो इससे भी ज़्यादा टोकरियाँ, रोज का ये रूटीन था। और शिवाजी के द्वारा रोज क्या किया जाता था, ये विधि अपनाई जाती थी, केवल हाथ रखा जाता था और टोकरियों को वापस भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से जो जो अंगरक्षक थे, वहाँ के जो सैनिक थे, वो क्या हो गए, जो हम बोल सकते हैं कि जो जो नियंत्रण था उनका, या जो जो एक्टिव जो थे, वो अब एक्टिव नहीं रहे, और उन्होंने उसको रोज़ का प्रोसेस समझकर जाने दिया और इसी का फ़ायदा उठाया। और एक दिन, जो दिनांक थी 18 अगस्त 1667। अब इस समय शिवाजी का हमशक्ल एक सौतेला भाई था जिसका नाम था हीरोजी फर्जंद। ये हीरोजी फर्जंद थे जो इनके सौतेले भाई थे। हीरोजी फर्जंद जो हूबहू शिवाजी के जैसे ही कदकाठी के थे। तो शिवाजी के स्थान पर इनको वहां पर बिठा दिया गया कैद में, और शिवाजी व इनके पुत्र संभाजी दोनों फलों की टोकरियों में बैठते हैं और इस तरह से क्या है, उस महल से, कैद से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। अब भागने के बाद शिवाजी सबसे पहले मथुरा का दर्शन करते हैं और मथुरा में जितने भी जो मंदिर वगैरह हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, वहाँ का मौका मुआयना करते हैं। और यहीं पर क्या है, साधु का वेश धारण करते हैं। साधु का वेश, और इस साधु के वेश में आगे ये प्रयाग, प्रयाग से आगे काशी, काशी से होते हुए ये गोंडवाना, और इससे आगे यह गोलकुंडा। गोलकुंडा होते हुए 12 सितंबर 1667 ईस्वी को रायगढ़ पहुंच जाते हैं। रायगढ़ पहुंच जाते हैं। इस तरीके से शिवाजी जो है, जो इनकी एक कूटनीतिक नीति ही मान सकते हैं, जिसके तहत ये उत्तर की राजनीतिक स्थिति का अवलोकन करना चाहते थे। और इस संधि के साथ ही उनको एक ऐसा अवसर मिल गया, और इसी कूटनीति के तहत ये उत्तर आते हैं और उत्तर में मुगल दरबार का अवलोकन करते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, और फिर इसी कूटनीति से वहाँ से बाहर निकलते हैं। शिवाजी चाहते थे, एक प्रश्न उठता है कि शिवाजी चाहते तो हमारे राजस्थान से होकर ही दक्षिण चले जाते, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को ही क्यों चुना? तो यहाँ पर एक प्रश्न है। बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर ये प्रश्न करते हैं कि सर, राजस्थान से भी तो होकर जाया जा सकता था, क्यों नहीं गए? तो इसकी वजह थी क्योंकि राजस्थान में इस समय जितनी भी ज़्यादातर रियासतें थी वो सारी की सारी मुगलों के अधीन थी, और ऐसी स्थिति में शिवाजी किसी तरह का जो है रिस्क उठाना नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? मथुरा से प्रयाग, काशी होते हुए इस रास्ते को चुना, और वापस कहाँ पहुँच गए? रायगढ़ पहुँच गए। तो इस तरीके से शिवाजी के जीवन के हम बात करते हैं 1667 तक की ये कुछ प्रमुख घटनाएं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं 1667 के बाद, तो शिवाजी जो अगली बड़ी घटना मानी जाती है, इस समय दक्षिण के अंदर मुगल सूबेदार शहजादा मुआजम है। जो बीजापुर के विरुद्ध अभियान कर रहा है। विरुद्ध अभियान। अतः इन परिस्थितियों में
थोड़ा सा हम पीछे की बात वापस एक कर लेते हैं कि जब ये 1665 की हमारे पुरंदर की संधि हुई थी, 1665 की पुरंदर की संधि, इस संधि के बाद मिर्जा राजा जय सिंह ने बीजापुर का अभियान किया था और मिर्जा राजा जय सिंह का बीजापुर का अभियान ये पूरी तरीके से विफल हुआ था और इन्हें काफ़ी सारा नुकसान भी उठाना पड़ा था इस अभियान के अंदर और इस तरीके से उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। उसके बाद मुआजम जो उस समय दक्षिण में ही थे, मुआजम फिर से सक्रिय हुए और ऐसी स्थिति में मुआजम के द्वारा 1668 में गजब की संधि की गई। गजब की संधि, ये गजब नामक स्थान है जहां पर यह संधि की गई है। गजब की संधि की गई किसके द्वारा की गई? शहजादे मुआजम के द्वारा। किसके लिए की गई? शिवाजी के साथ की गई। किसके खिलाफ की गई? बीजापुर के विरुद्ध, अभियान के विरुद्ध सहयोग के अकॉर्डिंग की गई थी। तो इस संधि में अगर हम देखें तो प्रमुख बात क्या थी, शर्तें क्या थी? अगर प्रमुख शर्तों की बात की तो पहली शर्त थी राजा की उपाधि। राजा की उपाधि, शिवाजी को पहला काम किया इसने, राजा की उपाधि दी। दूसरा, 5,000 का मनसब। 5,000 का मनसब, शिवाजी तो पहले से ही चिढ़े हुए थे और फिर इन्होंने 5,000 का मनसब और दे दिया। तीसरा, इनके पुत्र संभाजी को बारर में जागीर दी गई। इस तरीके से ये गजब की संधि की गई ताकि क्या किया जाए, बीजापुर के ऊपर क्या कर दिया जाए, अधिकार कर लिया जाए। इस संधि के साथ साथ एक और शर्त भी थी, वो ये थी कि पहली बार अगर बात करूं, मुगलों ने शिवाजी को बीजापुर व गोलकुंडा से चौथ वसूल करने का अधिकार दिया, का अधिकार प्रदान किया। तो कहा जा सकता है, जैसा इसके नाम से पता है चल रहा है कि सच में ये गजब की संधि है कि जिसके अंदर क्या किया गया, शिवाजी को राजा की उपाधि भी दे दी गई। अब अगर मैं बात करूं तो यही वही औरंगजेब था जो कुछ समय पहले शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था और बोलता था कि इस पहाड़ी चूहे को मैं कभी भी क्या कर सकता हूँ, समाप्त कर सकता हूँ। लेकिन अब ये वही औरंगजेब है जो क्या कर रहा है, इस गजब की संधि को स्वीकार कर रहा है और राजा की उपाधि भी दे रहा है, 5,000 का मनसब भी दे रहा है और संभाजी को बारर की जागीर भी दे रहा है और प्लस बीजापुर तथा गोलकुंडा से चौथ वसूली का अधिकार भी उसको प्रदान कर रहा है। अब मुगलों के द्वारा इस संधि करने के बाद वो मुगल आश्वस्त होते हैं और सोचते हैं कि शायद क्या पता शिवाजी अब है कि जो मुगलों के अकॉर्डिंग क्या करें, इनके सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। शिवाजी पूरी तरीके से मुगलों की नीति से परिचित थे और इस नीति के तहत इन्होंने, अगर मैं बात करूं मुगलों की नीति की, 1670 का वर्ष शिवाजी के द्वारा मुगल सूबेदार, 1670 अगर मैं बात करूं कि इस समय से फिर से क्या किया जाता है, शिवाजी के द्वारा अपने किलों को जीतने का एक जो अभियान है वो शुरू किया जाता है। और इसी अभियान के तहत हम पढ़ते हैं सबसे पहले 13 अक्टूबर 1670
शिवाजी के द्वारा सूरत को दूसरी बार लूटा जाता है। दूसरी बार लूटा जाता है। दूसरी बार लूटा जाता है। और इस समय दो मुगल सूबेदार, एक का नाम है दाऊद खां और एक का नाम है इखलास खां। दोनों की सम्मिलित सेना को शिवाजी के द्वारा सूरत को लूट लिया जाता है और इस लूट के अंदर शिवाजी को लगभग 60 लाख तक की जो राशि है वो प्राप्त होती है। 66 लाख की राशि शिवाजी को प्राप्त होती है। और इस 66 लाख की राशि प्राप्त कर शिवाजी वापस जब निकल रहे होते हैं तो इसी समय कौन सा दर्रा है? कंचन मंचन का दर्रा। कंचन मंचन का दर्रा। इस युद्ध को वाणी ढिंडोरी का युद्ध भी बोला जाता है। दोनों मुगल सूबेदार कौन से? दाऊद खां और इखलास खां को बुरी तरीके से पराजित करते हैं शिवाजी। और इसके बाद आगे एक और युद्ध होता है जो है सलहेर का युद्ध। इसमें भी मुगलों को पराजित किया जाता है। तो इस तरीके से शिवाजी के द्वारा दो मुगल सूबेदार और फिर सलहेर का युद्ध होता है। ये दो युद्ध इसी समय के हैं जिस युद्ध के अंदर मुगलों को बुरी तरीके से पराजित करने का काम करते हैं शिवाजी। और इस युद्ध के बाद शिवाजी के द्वारा अपनी नौसेना की सहायता से वेदनर के क्षेत्र को अपने अधीन किया जाता है। अपने अधीन कर लिया जाता है। तो 1670 की ये घटना है जिसके अंदर शिवाजी के द्वारा दूसरी बार सूरत को लूटा जाता है। पहली बार सूरत को 8 जनवरी 1664 को लूटा गया था और दूसरी बार जो लूट है वो 13 अक्टूबर 1670 को फिर इनको लूटा जाता है। और ये जो सालेर का युद्ध है ये 1671 का युद्ध है। अब अगर आगे बात करूं मैं, पुनः शिवाजी के द्वारा 1672 के अंदर सूरत को लूटा जाता है। इस तरीके से हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि शिवाजी के द्वारा सूरत को कितनी बार लूटा गया। ये एक प्रश्न बहुत से एग्जामों में पूछा भी गया है, पिछले कई एग्जामों में। आजकल तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन पूछा गया है। तो हो सकता है कभी कभार एग्जामिनेशन के मस्तिष्क में इस तरह का प्रश्न रहा हो और वो पूछ ले कि शिवाजी के द्वारा सूरत को कितनी बार लूटा गया। तो शिवाजी के द्वारा सूरत को 3 बार लूटा गया। पहली बार 8 जनवरी 1664 को लूटा गया, दूसरी बार 13 अक्टूबर
1670 को लूटा गया और तीसरी बार 1672 को सूरत को लूटा गया। तो तीनों बार ही सूरत को लूटा गया और उससे अच्छी खासी धन संपदा इनको प्राप्त हुई और इस धन संपदा का प्रयोग शिवाजी ने अपने आगे के अभियान के लिए किया। अब अगर मैं बात करूं कि शिवाजी के द्वारा क्या किया गया, कि कोंकण का जो प्रदेश जिसके अंदर शिवाजी की मैंने बात की थी पुरंदर की संधि के अंदर कि मुगलों के द्वारा शिवाजी से 23 किले ले लिए गए थे, 12 शिवाजी के पास थे। कोंकण प्रदेश को शिवाजी ने पुनः विजित करना प्रारंभ कर दिया। पुनः विजित किया गया। कोंकण प्रदेश को विजित किया गया और लगभग सारे के जो किले जो मुगलों को इन्होंने पुरंदर की संधि में लौट दिए थे वो सारे के सारे किले भी इन्होंने जीत लिए, केवल 2 किलों को छोड़कर। एक किला था पुरंदर का किला और दूसरा किला था कोंडाना का किला। अब इसी समय 1672 के बाद कोंडाना का जो किला है वो तानाजी मालसुरे नामक सेना नायक के द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर क्या किया जाता है, ये जो कोंडाना का किला है ये जीत कर शिवाजी को सौंप दिया जाता है। अब मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर भी ये बात की थी आपको कि जब शिवाजी इस किले में प्रवेश करते हैं तो किसी तरह की खुशी जो है उनके चेहरे पर नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपने एक मजबूत और विश्वस्त सेना नायक को क्या है खो दिया था। तो इस स्थिति में उनके मुंह से है जो वो उनके अच्छे मित्र भी थे तानाजी, तो मुंह से एक उनकी जो शब्द निकलता है वो यही निकलता है कि गढ़ आयला पर सिंह गयला, यानी मेरा क्या है गढ़ तो आ गया लेकिन मेरा शेर चला गया। और शिवाजी काफ़ी सारा दुख प्रकट करते हैं। अब जो पुरंदर का किला है आगे हम देखते हैं। जो पुरंदर का किला है वो इनके एक सेना नायक हैं नीलोपंत मजूमदार। इनके द्वारा पुरंदर का किला जीतकर शिवाजी को सौंप दिया जाता है। तो इस तरीके से एक के बाद एक शिवाजी के द्वारा पुनः सारे के सारे जो किले हैं वो वापस विजित कर लिए जाते हैं। जब शिवाजी को पूछा जाता है कि आपने संधि कर रखी है मुगलों के साथ और इस संधि के अकॉर्डिंग तो आपको ये किले नहीं जीते थे, तो शिवाजी तर्क देते हैं कि जब मैं औरंगजेब से दिल्ली में मिलने गया तो औरंगजेब के द्वारा जब मुझे बंदी बना लिया गया तो ये जो पुरंदर की जितनी भी जो संधियां हैं, इसकी जो शर्तें हैं वो मेरे पे लागू नहीं होती। ठीक है, ये तर्क दिया शिवाजी ने। और इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं गजब की संधि जो 1678 के अंदर हुई थी। इस गजब की संधि के अंदर जो एक शर्त थी कि बीजापुर और गोलकुंडा रियासत जो है, इस रियासत से चौथ वसूली का अधिकार शिवाजी को सौंपा गया था। तो अब शिवाजी ने चौथ वसूली का जो अधिकार है उसके अकॉर्डिंग क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो बीजापुर रियासत और जो गोलकुंडा रियासत थी इनसे चौथ वसूली प्रारंभ कर दी। और इस तरीके से शिवाजी ने कुछ ही समय के अंदर, हम बात करते हैं ये जो टाइम ड्यूरेशन है केवल 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, 1670 से 74। 1670 से 74 इस 4 वर्ष के काल में ही शिवाजी ने अपने खोए हुए सारे प्रदेश, यहाँ तक कि बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ वसूली और इन सब परिस्थितियों से दूसरा जंजीरा के सिद्धियों को भी अपने अधिकार या अधीन कर शिवाजी ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। और इसी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपने खोए हुए सारे क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया केवल 4 वर्ष के टाइम पीरियड के। अब हम बात करते हैं इनके जीवन के
तीसरे प्रमुख चरण के बारे में, जिसको हमने अध्ययन के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। तो तीसरा जो चरण है, तीसरा अगर चरण है, तीसरे चरण का हमने समय जो बताया है वो ये समय बांटा हमने 1674 से 1680। अब इस तीसरे चरण के अंदर मैं अगर बात करूं, देखो मैं वापस से आपको एक चीज़ बता देता हूं कि हमने इनके जितने भी अभियान हैं उन अभियानों को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण का समय हमने 1627 से 1659 ईस्वी माना है। दूसरे चरण का हमने 1659 ईस्वी से 1674 ईस्वी माना है। और तीसरे चरण को हमने 1674 से 1680 ईस्वी माना है। तो ये मुख्यतः ये 3 चरणों में हमने अध्ययन की सुविधा के अकॉर्डिंग क्या है इस टाइम को बांटा है। अब हम बात कर रहे हैं इस तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। तो इस तीसरे चरण के अगर मैं बात करूं तो इस तीसरे चरण के अंदर सबसे पहले शिवाजी के लिए अभी एक बात इम्पॉर्टेंट हो गई थी कि शिवाजी हिंदू पद पातशाही का जो पद है वो धारण कर रहे थे, और यह पद तभी धारण किया जा सकता है जब शिवाजी स्वयं का राज्याभिषेक करे, अपने आप को राजा घोषित करे। तो इस तीसरे चरण के अंदर सबसे पहली अगर जो घटनाएं मैं मानूं तो वो है शिवाजी के राज्याभिषेक की घटना है। राज्याभिषेक की घटना, राज्याभिषेक। अब अगर मैं बात करूं राज्याभिषेक से संबंधित बात है तो शिवाजी ने भी अपना जो राज्याभिषेक है वो 2 बार करवाया। अब पहला जो राज्याभिषेक है शिवाजी के द्वारा किस हेतु किया गया, ताकि वो हिंदू पद पातशाही के उद्देश्य को पूरा करे, उद्देश्य को पूरा करे। और ये उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब क्या करे, अपना राज्याभिषेक कराए या व्यवस्थित रूप से अपने आप को राजा घोषित करे, छत्रपति घोषित करे। और इसी को मानकर शिवाजी सबसे पहले हम बात करते हैं 6 जून 1674 ईस्वी राज्याभिषेक करवाते हैं। और इस समय राज्याभिषेक इनका काशी के पंडित हैं श्री गंगा भट्ट, श्री गंगा भट्ट। और जो इनकी राजमहिषी है पटरानी जिसको बोल सकते हैं, वह है सोयराबाई। ये इनकी राजमहिषी पटरानी। राजधानी रायगढ़, रायगढ़, रायगढ़। उपाधि छत्रपति। रायगढ़, उपाधि छत्रपति। इस समय शिवाजी सोने व तांबे के सिक्के जारी करते हैं जिन पर श्री शिवाजी छत्रपति लिखा हुआ है। क्या लिखा है सिक्कों पर? श्री शिवाजी छत्रपति जी, छत्रपति, श्री शिवाजी छत्रपति लिखा है किनके ऊपर? सिक्कों पर। और इसी समय इन्होंने एक नया संवत भी चलाया, तो नया संवत भी इसी समय चला है, नया संवत। देखो ये परंपराएं अगर ध्यान से देखो तो ये परंपराएं भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास की एक घटना से मिलती है। हम पढ़ते हैं गुप्त समय के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी के विवाह के बारे में पढ़ते हैं, और विवाह के उपलक्ष्य में
क्या है, चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनके द्वारा क्या किया जाता है, राजा रानी के सिक्के जारी किए जाते हैं जिनमें एक तरफ राजा और एक रानी का चित्र अंकित है। प्लस क्या किया जाता है, इस समय से एक नया संवत भी चलाया जाता है, गुप्त संवत जिसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से देख लीजिए शिवाजी भी क्या कर रहे हैं कि शिवाजी भी सिक्का चला रहे हैं, सिक्का श्री शिवाजी छत्रपति और नया संवत। ये पुरानी परंपरा, हमारे प्राचीन परंपराओं को ही लेकर शिवाजी चलते हैं, उन्हीं के ऊपर अमल करते हैं। इससे इनके इस व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये राज्य अभिषेक संपन्न हुआ, राज्य अभिषेक संपन्न होने के बाद 17 जून 1674 इनकी माता जीजाबाई का निधन। अतः क्या है, इनके राज्य अभिषेक को क्या है, सही नहीं माना गया, तारीख को सही नहीं माना गया, अपशकुन माना गया। और जिसकी वजह से ये मैं कह रहा हूँ अपशकुन माना गया, ये एक धारणा थी समाज के अंदर है। जाहिर सी बात है, इनकी आयु 74 है, 1605 के अंदर सामाजी का विवाह हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये उस समय 16-17 साल की रही होंगी तब इनका विवाह है, और 74 के अंदर तो लगभग वृद्ध अवस्था में थी और बीमारी से इनकी मृत्यु रही होगी। लेकिन समकालीन समाज के अंदर तरह तरह की बातें हैं, और उन्होंने क्या है, इसको क्या माना, एक अपशगुन माना, और इस तरीके से शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक दूसरी बार करवाया। इस बार जो राज्य अभिषेक हुआ है वो है 24 सितंबर 1674 के अंदर राज्य अभिषेक हुआ शिवाजी का दूसरी बार। मैं वापस यहाँ पर लिख लेता हूँ, 24 सितंबर 1674 ये जो तिथि है, इस तिथि को इनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। और इस बार राज्याभिषेक जो संपन्न करवाया है वो किसने कराया है, कांची के तांत्रिक हैं, कांची के तांत्रिक हैं निश्चलपुरी गोस्वामी। इस तरीके से शिवाजी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। अब अगर मैं शिवाजी के राज्याभिषेक की जो प्रमुख घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी घटना ये भी है कि शिवाजी का जब राज्याभिषेक संपन्न करवाया गया तो तत्कालीन समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं थी, रूढ़िवादी व्यवस्थाएं, वो सामने देखने को मिलती है। और बहुत सारे ब्राह्मणों ने शिवाजी के वर्ण को लेकर क्या है प्रश्न उठा दिया और राज्याभिषेक नहीं करवाने की बात कही। परंतु हम देख सकते हैं कि शिवाजी ने अपनी विशिष्ट योग्यता से और स्वयं शिवाजी की वंश परंपराओं से हम देखते हैं कि शिवाजी के इनको मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। लेकिन तत्कालीन समाज के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है कि इस योग्य व्यक्ति को और भारत के इस एक महान सपूत को भी इस तरह की सामाजिक विडंबनाओं से होकर भी गुजरना पड़ा था। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं हम शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में कि शिवाजी जब 1674 के अंदर, तो इनके राज्याभिषेक से संबंधित ये घटना है और इससे जुड़े ये कुछ फैक्ट हैं जिसके अंदर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आगे मैं अगर बात करूं राज्याभिषेक के अंदर शिवाजी ने अत्यधिक धन का क्या किया, खर्च करने का काम कर दिया। तो अब इस धन की पूर्ति कैसे की जाए, तो धन की पूर्ति के लिए शिवाजी ने क्या है विजय अभियान प्रारंभ किया। और सबसे पहले मुगल सूबेदार बहादुर खान पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण में शिवाजी को
9 करोड़ की आय, 9 करोड़ की आय प्राप्त हुई प्लस 9 करोड़ की आय प्राप्त हुई प्लस 200 उच्च कोटि के घोड़े भी प्राप्त हुए, उच्च कोटि के घोड़े प्राप्त हुए। इसके बाद शिवाजी ने बीजापुर रियासत के कोली प्रदेश पर आक्रमण किया, कोली प्रदेश पर आक्रमण और अत्यधिक धन प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे बढ़े और आगे के स्थानों पर अगर हम बात करें तो मंगलौर व अन्य स्थानों पर भी इन्होंने आक्रमण किया और वहां से भी अथाह संपत्ति प्राप्त की। अब अगर बात करूं इनके अंतिम अभियान के बारे में, तो इनके जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा अभियान, अंतिम अभियान शिवाजी का। इस अंतिम अभियान का समय है 1677 से 78, कर्नाटक अभियान। अब इस कर्नाटक अभियान में शिवाजी के द्वारा आक्रमण किया गया इन शहरों पर, तंजौर, बेलारी, जिंजी, इन नगरों पर आक्रमण किया गया। इन नगरों को अपने अधिकार में लिया गया, अपने अधिकार में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। तो देखा जाए तो जिंजी का जो विजय है शिवाजी की अंतिम विजय है, अंतिम विजय, जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय। अब मैं अगर देखूं, अगर मैं एक मानचित्र के रूप में अगर इस पूरे इनके जिस आक्रमण को देखूं तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। मैं ये इनके दक्षिण भारत का ये कुछ जो है मानचित्र यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। तो हमने देखा था मराठा प्रदेश, ये हम देखते हैं समुद्र अरब सागर के नज़दीक स्थित था। यहाँ से ये गोलकुंडा रियासत थी, ये गोलकुंडा रियासत है पूरी। यहाँ से ये कर्नाटक से होते हुए शिवाजी ने तंजौर, यहाँ स्थित है तंजौर तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ स्थित है जिंजी और यहाँ पर है बेलारी। तो ये जो शिवाजी इन स्थानों को भी क्या करते हैं, अपने राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। यहाँ ही स्थित है जिंजी। इस जिंजी जगह को अपने साम्राज्य की दक्षिण की राजधानी बनाते हैं, दक्षिण की राजधानी बना लेते हैं। कौन सी जगह को? जिंजी को बना लेते। ये शिवाजी की अंतिम विजय। अब हम देखते हैं कि जो शिवाजी का अंतिम समय है, जिंजी की विजय शिवाजी के जीवन की अंतिम विजय है। इस विजय के बाद शिवाजी का जो अंतिम समय है काफ़ी दुखद व्यतीत होता है, और ये जो दुख है वो उनको प्रकट होता है उनके पुत्र संभाजी के व्यवहार से। संभाजी का व्यवहार अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि
हम पढ़ते हैं 1678 के अंदर संभाजी शिवाजी को बिना बताए, संभाजी मुगल सूबेदार दिलेर खां के पास चले जाते हैं और 1 वर्ष के बाद पुनः लौट आते हैं। इस समय शिवाजी का जो छोटा पुत्र है राजा राम, वो अभी अवयस्क है। तो ऐसी स्थिति में शिवाजी को काफ़ी दुख जो है अनुभव होता है, क्योंकि जो शिवाजी का स्वराज था और जो शिवाजी के सिद्धांत थे उनके अनुकूल संभाजी व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन्हीं सब परिस्थितियों के अंदर हम बात करते हैं कि 2 अप्रैल 1680 को शिवाजी बीमार पड़ जाते हैं, और 13 अप्रैल बुखार से 13 अप्रैल 1680 के दिन शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अगर शिवाजी के जीवन को देखें तो इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में अथक प्रयास और परिश्रम से महाराष्ट्र के अंदर एक हिंदू राज्य की स्थापित कर दी, और महाराष्ट्र में स्थित बीजापुर रियासत, गोलकुंडा रियासत, अहमदनगर रियासत, इन विभिन्न रियासतों के क्षेत्रों से धीरे धीरे अपनी शक्ति का विकास करते हैं, संघर्ष करते हैं और मुगलों से भी संघर्ष करते हैं, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का काम करते हैं। तो भारतीय इतिहास में शिवाजी एक महान नायक के रूप में जाने जाते हैं, और आने वाली पीढ़ियों और विश्व के अन्य लोगों के लिए भी क्या है, राष्ट्र प्रेम और ऐसी अनेक भावनाओं का विकास इनके द्वारा किया गया आदर्श माने जाते हैं। और वास्तव में आज भी भारतीय युवाओं के लिए भी शिवाजी क्या है, एक आदर्श हैं। जिस तरीके से हम मेवाड़ के शिशोदियों के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके का व्यक्तित्व हम शिवाजी के अंदर भी पाते हैं। शिवाजी बहुत सारे गुणों में एक छोटी सी जागीर, पूना की जागीर से क्या है, एक महान साम्राज्य निर्माता के रूप में हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा शिवाजी और शेरशाह की तुलना की जाती है कि किस तरीके से शेरशाह भी एक सासाराम की छोटी सी जागीर से क्या करता है, एक बड़े साम्राज्य, एक पूरे साम्राज्य का बादशाह बनता है। इसी तरीके से शिवाजी का जीवन भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन शिवाजी के जीवन की और भी बहुत से पहलू हैं जो उनको अन्य शासकों की तुलना में ज़्यादा विशिष्ट बनाते हैं, उच्च कोटि का बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हमारी इस पूरी क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है। वो ये पॉइंट याद आ रहा है कि मैंने 1647 के अंदर 1647 ईस्वी के अंदर आप लोगों को रायगढ़ बताया है। रायगढ़ नहीं है, वो राजगढ़ है, राजगढ़ है। तो ये थोड़ा सा आप एक करेक्शन कर लेना इसके अंदर। वो राजगढ़ की वजह है, इसको मुरम्बगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। 1647 का, ये कौन सा, 1646 का, क्योंकि 1646 में ही हमने देखा था सबसे पहले तोरण और दूसरा दुर्ग यही जीता गया था शिवाजी के द्वारा। और 1647 में कोंडाणा का विजय की गई थी। तो ये हमने बात की शिवाजी के बारे में। अब अगर मैं बात करूं मराठा साम्राज्य की, हाँ, अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो मराठा साम्राज्य है उसको हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी। शिवाजी के बाद इनके पुत्र संभाजी शासन बढ़ते हैं, और संभाजी के बाद राजा राम के बाद उनकी पत्नी ताराबाई, और फिर पेशवाओं का शासन देखते हैं कि पेशवाओं के द्वारा किस तरीके से अटक से कटक तक अपना साम्राज्य विस्तारित किया जाता है। और बाद के अंदर हम देखते हैं किस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ युद्ध के बाद धीरे धीरे मराठा साम्राज्य का जो है पतन प्रारंभ हो जाता है। तो इससे संबंधित और भी जो वीडियो है मैं आगे जो आने वाले समय में आप बनाता रहूँगा, और आप लोगों के इसी प्यार और स्नेह की क्या है,
मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।